नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय भारत और चीन के बीच में जो संबंध हैं उन्हें और बिगाड़ती हुई नजर आती है। शुरुआती दौर पर अगर हम देखें तो खबर आप देख रहे हैं कि भारतीय पत्रकारों को अपने देश से बाहर निकाल रहा है चीन। ये खबर जब आप देखते हैं तो साथ में एक पॉइंट और भी निकल कर आता है और वो ये है कि क्या भारत भी ऐसे ही चीनी पत्रकारों को अपने देश से बाहर निकाल पाएगा। जानने के लिए चलिए आज के सेशन की कुछ प्रमुख हेडलाइंस की चर्चा करते हैं। जैसा आप यहां पर देखते हैं, चाइना डिनाइज वीजा एक्सटेंशन टू लास्ट इंडियन जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग फ्रॉम कंट्री। चलिए मैं कुछ छोटी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जैसे आप लोगों ने इंडिया में रहते हैं, जैसे अपन जितने भी लोग इंडियंस हैं उन सबके पास में कोई ना कोई अपने देश का पहचान पत्र होता है, जिसे आप आधार कार्ड के नाम से, मतदाता पहचान पत्र के नाम से, डीएल के नाम से कई तरह से यूज़ करते हुए काम करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में जाता है तो उसे जाते समय वहाँ पर ये पहचान दिलाने के लिए कि ये फला देश का है, दुनिया के 191 देशों में से वो किस देश का है, इस चीज़ के लिए उस व्यक्ति के पास पासपोर्ट दिया जाता है। तो पासपोर्ट क्या है? जिस प्रकार से आधार कार्ड इंडिया के अंदर इंडियंस की पहचान बन गया है, ऐसे दुनिया भर के अंदर किसी देश के व्यक्ति की पहचान पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट तो हुआ एक पहचान पत्र। अब पहचान पत्र होने भर से क्या आपको दूसरे देश में जाने की इजाज़त मिल जाएगी? बिल्कुल वैसे ही कि आपके पास आधार कार्ड है तो क्या इस बात से ये मान लिया जाए कि आपको बैंक अकाउंट खोलने की परमिशन दे दी जाए? तो इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होंगी, चाहे मोबाइल नंबर वगैरह, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। ऐसे ही किसी दूसरे देश में जाने के लिए आपके पास सबसे पहली बेसिक जानकारी क्या चाहिए कि आपके पास पासपोर्ट हो। पासपोर्ट के बाद में दूसरा देश आपको अपने यहाँ आने की इजाज़त देता है, जिसे आप वीज़ा कहते हैं। वीज़ा क्या है? तो आप पासपोर्ट धारी हैं तो आपको अपने देश में आने की इजाज़त मिले। मान लीजिए कोई इंडिया में कोई भी देश का व्यक्ति आएगा तो पहले इंडियन गवर्नमेंट उसे इजाज़त देगी, उस इजाज़त को आप वीज़ा कहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से इजाज़त दी जाती है। कोई वर्किंग वीज़ा लेके आता है, कोई टूरिज्म का वीज़ा लेकर के आता है, कोई किसी प्रकार का तरह तरह के वीज़ा लेकर के आते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। चाइना डिनाइज वीज़ा एक्सटेंशन, इसका मतलब क्या हुआ? चीन ने मना किया है वीज़ा का समय बढ़ाने के लिए। वीज़ा का समय मतलब जो भारतीय पत्रकार चाइना के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको और दिन नहीं रुकने दिया जाएगा। सीधा सा अर्थ ये है भाई। वीज़ा एक्सटेंशन क्या होता है? समटाइम्स जैसे आप किसी दूसरे देश में गए, आप 6 महीने के वर्किंग वीज़ा पर गए, आपने उस देश से रिक्वेस्ट की कि सर मुझे थोड़े दिन और काम करने का मौका दें। जनरली ऐसा हो जाता है कुछ फील्ड्स में। तो जब हो जाता है तो आपने उनको परमिशन के लिए और कहा कि सर थोड़ा सा समय और रुकने की इजाज़त दें। अब किसी सामने वाले ने मना कर दिया, दैट मीन्स अगर आप उसके बाद भी रुके रह गए तो वहाँ पर आप अवैध प्रवासी कहलाएंगे और आपको वहाँ डिटेन भी किया जा सकता है। इसका मतलब वीज़ा टाइमिंग के दौरान आपको लौटना होता है। ठीक है, तो देखिए, बीजिंग आस्क लास्ट इंडियन जर्नलिस्ट इन चाइना टू लीव। ये खबर बनकर आती है कि आखिरी जो पत्रकार भारतीय है वहां पर उसे भी कहा गया है कि आप चले जाइए यहां से। अब आपके दिमाग में क्यूरोसिटी तो बन गई होगी, यार कौन सी कंपनी का काम करता था, कौन सा पत्रकार था, क्या था। सारी जानकारी आज के सेशन में आप जानेंगे। एक प्रश्न और दिमाग में आएगा कि यार कितने भारतीय वहां पे ऑलरेडी काम करते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न होगा जो आपके दिमाग में आएगा। और साथ में चाइनीज़ कितने हैं जो इंडिया में काम करते हैं, ये सारी जानकारियां आज आपको यहाँ पे जाननी होंगी। तो चलिए आपके सामने यहाँ पर कुछ फोटोज़ दिखाते हैं और पत्रकारों की तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पत्रकार, अगर आप फोटो देखें तो आप इनके पहनावे से, गणवेश से, प्रेजेंटेशन से आप पता लगाएंगे कि ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हुए पत्रकार प्रतीत होते हैं, है ना। अच्छा, ऐसे ही जब भी कोई इंटरनेशनल समिट होती है तो ये पत्रकार उस खबर को कवर करने के लिए पहुंच जाते हैं। इसीलिए दुनिया भर के पत्रकार दूसरे देशों के अंदर काम करने आते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया में भी बहुत सारे देशों के पत्रकार आए हुए हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे चाइना हो, जापान हो, सभी देशों के पत्रकार देश में आते हैं और यहाँ की जो इंटरनेशनल इवेंट्स जैसे G20 इंडिया में चल रहा है तो उसको कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री ने मंडे को हमारे लास्ट इंडियन जर्नलिस्ट से कहा कि वो जून 2023 के अंत तक अपने आप को या इस जगह को छोड़कर चला जाए। तो पहला प्रश्न, वो कौन से पत्रकार, कौन से चैनल से जुड़ा हुआ था? तो वो पीटीआई से जुड़ा हुआ था। पीटीआई क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे आप सामान्य तरफ के नाम से पीटीआई के नाम से जानते हैं, ये भारत के लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी है। तो बोले ये करती क्या है? देखिए, असल में ये क्या होता है कि ये नॉन प्रॉफिट कोऑपरेटिव अमंग मोर देन 500 इंडियन न्यूज़पेपर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपने द्वारा जो न्यूज़ कलेक्ट करते हैं ना, वो देश भर के अंदर, कई बार आपने देखा होगा ना, सूत्रों के हवाले की जगह लिखा था पीटीआई के हवाले से। अखबारों में आप लिखा हुआ देखते होंगे कई बार इस तरह की सुर्खियां। इसका मतलब होता है जैसे देश के अंदर एक एजेंसी है समाचार इकट्ठा करने की, जिसका नाम है ANI, एक का नाम है PTI। ये वो एजेंसीज हैं जो एक बार में अपना जर्नलिस्ट भेजकर, अब जैसे मान लो इंडिया के बाहर कहीं कोई घटना हो रही है ना, इंडिया से आपने बाहर पत्रकार भेजा। अब ये थोड़ी है कि देश के अंदर इतने सारे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, सबकी सब अपनी एक फ्लाइट लाद कर पत्रकारों की भेजें कि जाओ वहाँ पे कवर करके आओ।
वो क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को ही वो कर देते हैं इसकी, भैया तुम ही जाओ, हम तुम्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, तुम्हारी जो न्यूज़ है वो सबको दिखानी है। अब जैसे मान लो G20 इंडिया में हो रहा है, तो भारत के बाहर के जितने भी देश हैं, ये थोड़ी सबने अपने अपने भर भर के बस भेज दिए होंगे यहाँ पे, किसी एक पत्रकार को कह दिया होगा भाई वहाँ पे जो भी चल रहा है मुझे भी बता देना, हम सब चला लेंगे उसको। तो उनकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है कि वो उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुतिकरण उनका अपना है, खबरें एक ही जगह से सामान्यतया आ रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, हालांकि कई बार बहुत बड़े मुद्दे होते हैं तो फिर पत्रकारों को भेजा भी जाता है। जैसे ये रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो पत्रकारों को अपने अपने लेवल पर भेजा गया कि जाके देखो कि वहाँ का लाइव प्रसारण क्या है, ये सब बताओ, तो वो फालतू की चीज़ें और हो जाती हैं। अच्छा, अब सवाल बनता है ऐसा हुआ क्यों, तो आंसर निकल के आता है कि ऐसा काम हमने नहीं, चाइना का आरोप है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मतलब इनका कहना है चाइना वालों का कि हमारे साथ भी इंडिया में डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। अब बड़ा सवाल फिर बना, या चाइना वालों के साथ हमने क्या कर दिया। तो अब इस मसले को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। देखो, कुल मिलाकर बात क्या है ना, आपको अभी ये बात तो समझ में आ गई है कि ए देश और बी देश, मान लीजिए हम यहाँ पर इंडिया लिख लें और यहाँ पर हम चाइना लिख लें, तो इधर से चाइना वालों ने इंडिया में पत्रकार भेजे थे और इंडिया वालों ने चाइना में पत्रकार भेजे थे। तो देखो, दोनों देशों को अपने पत्रकारों को यहाँ की परमिशन दिलानी होती है। तो अब देखो, चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, डेमोक्रेसी तो है ही, आबादी के हिसाब से भी नंबर 1 कंट्री है। अच्छा, अब एक बात सोचो, यहाँ 142 करोड़ लोग रहते हैं, लगभग 142 करोड़ यहाँ रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे देश की खबर कवर करने के लिए कितने पत्रकारों की आवश्यकता होगी। और आप सरप्राइज होंगे जान करके कि इंडिया के यहाँ पर 3 पत्रकार थे, ठीक है। ऐसे चाइना वाले, अब सोचिए कि इंडिया के लोग चाइना में गए हैं, 3 पत्रकार जाकर के वहाँ पर खबरें संकलित कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इतने बड़े देश को आप कवर कर पाओगे? आप करोगे क्या? आप सुबह सुबह चाय के साथ 10 वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर लेके बैठ जाओगे और बैठ करके कि चलो इसके लोकल न्यूज़पेपर में ये छपा है, यहाँ से थोड़ी सी पड़ताल कर लो और निकाल करके अपने देश में खबर भेज दो। एटमैक्स यही तो कर पाओगे। अब सोचो, चाइना वाले इंडिया में कितना भेजते थे, ये बस भर के भेजते थे इंडिया में। मतलब इंडिया वाले चाइना जाएं तो 3 की इजाज़त है, 3 या 4, ठीक है। और चाइना के लोग इंडिया आएँ तो इनको 50 से अधिक पत्रकार भेजने हैं, प्लस 50 से अधिक पत्रकारों को यहाँ पर अपने एसोसिएटेड जर्नलिस्ट रखने की इजाज़त और है। अब एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, कई पत्रकार जब खबर कवर कर रहे होते हैं तो वो किसी और से भी बात करते हैं, जिसका मतलब है संवाददाता, जैसे आप कहते हैं कि भाई फलाना सिंह की रिपोर्टिंग चल रही है, उसको फलाना सिंह रिपोर्ट कर रहा है। वो कहता है ना सनसनीखेज संवाददाता, है ना, जोर स्कोर से देखिए इस आदमी को। तो वो जितने भी पत्रकार हैं जो इधर उधर से बैठ कर बातें कर रहे होते हैं, मैं लाइव प्रसारण दे रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैंने अभी अभी ये देखा, वो जो है वो और एसोसिएटेड पत्रकार हैं। अब जैसे मान लो आप बीबीसी को देख लो, अब बीबीसी इंडिया में काम कर रही है, ठीक है। बीबीसी के पत्रकार यहाँ पे 100-150 मान लो आए हुए हैं, मूल पत्रकार। अब उन्होंने इंडिया के अंदर बहुत सारे और छोटे छोटे पत्रकारों को हायर कर लिया लोकल लेवल पर। कई यात्रा कर रहे हैं, राजस्थान आए मान ली कोई खबर करने के लिए, और वहाँ पर कोई लोकल पत्रकार मिल गया जिसकी खबर काम की है, उसकी खबर को ले लिया उन्होंने और प्रसारित कर दिया। चीन इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। वो कहता है 3 तुम लोग आए हो, यही जाकर के पूरा पहाड़ फोड़ो, हमें किसी और से कोई लेना देना नहीं है। मतलब समझ रहे हो? आप 3 लोग आए हो, पूरा देश घूमो, जो निकालना है निकालो, अपने अंडर में एसोसिएटेड पत्रकार नहीं रखोगे। अब आप सोच के देखो कि तुम तो बेटा अपने लेवल पर 50 का तो बस भर के भेजो, और तुमको इंडिया में जो भी पत्रकार मिले उससे तुम न्यूज़ ले लो। यानी तुम तो इंडिया की सारी सुर्खियां लेकर चले जाओ, और हम तुम्हारे देश में पहुंचे तो हमारे 3 ही पत्रकार जाएंगे, तीनों भी आगे चल के कोई और पत्रकार रख नहीं पाएंगे, तो करेंगे क्या वहाँ जा करके। इंडिया ने इस बार क्या किया, जब से वो गलवान वैली इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद से टिट फॉर टैट कर दिया। टिट फॉर टैट का मतलब क्या हुआ कि बेटा तुम 3 भेजोगे तो हम भी 3 को ही परमिशन देंगे। तुम अगर 3 के साथ में अगर हमारे साथ और 3 नहीं जोड़ने दोगे तो हम भी तुम्हारों को नहीं जोड़ने देंगे। जब इनके साथ ये होने लगा तो भाई साहब इनको मिर्ची लगी और क्या बोलने लगे कि भाई साहब ये हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट करते हैं, विभेद करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन किस आधार पर लगा? इनको लगा कि बीबीसी वालों को तो इजाज़त दे देते हैं ये लोग, सीएनबीसी वालों को तो इजाज़त दे देते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स आ जाए, कोई भी आ जाए, उनको तो इजाज़त दे देते हैं, हमारे न्यूज़ चैनल्स को इजाज़त नहीं देते। अबे तो मूर्खों, तुमने भी तो अपने क्षेत्र में हमारे को जितने देशों को इजाज़त दे रखी है, तुम अपने हिसाब से देख लो। तुम्हारे देश में बीबीसी नहीं चलता, तुम्हारे देश के अंदर कोई और कंट्री का अखबार नहीं चलता, तो तुमने जैसा किया वैसा मिल रहा है। इसे डिस्क्रिमिनेटरी नहीं कहते बेटा, इसको टिट फॉर टैट कहते हैं। हालांकि तुम्हें ये गलत लग रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये हमें ज्ञान सिखा रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खबर निकल के आती है कि चाइना के अंदर आप सोचिए
2 जर्नलिस्ट और 1 जर्नलिस्ट डिपार्टेड चाइना ऑन 11 जून। अब मतलब वीज़ा ही नहीं दे रहा है साहब, ये तो ये अपने साथ कहना चाह रहा है कि साहब अब जो है ना इंडिया के कोई भी जर्नलिस्ट हमारे यहाँ नहीं रुकेगा। मत रुक भाई, तुम्हारे बारे में तो सब जानते ही है ना, तुम्हारे ना फेसबुक काम करता है, ना तुम्हारे यूट्यूब काम करता है, ना तुम्हारे व्हाट्सएप काम करता है, तुम्हारे यहाँ इंटरनेशनल मीडिया काम नहीं करता है, तो तुम हमको भी रोक कर क्या कर लोगे? तुम तो वैसे भी एक जेल ही तो हो, ओपन जेल हो। तो अब सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में फाइनली इंडिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं बचेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि वीज़ा की कहानी क्या है और वीज़ा के साथ साथ जो और चीज़ें रखने की है ना उनके साथ कहानी क्या है, ठीक है ना। तो चाइना का कहना है कि 2 इंडियन जर्नलिस्ट को वो वापस नहीं बुलाएगा, मत बुला भैया, और जून के एंड में हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, इस बीच में अरिंदम बागची जी से पूछा गया कि बताइए साहब क्या कहना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि देखो सीधी सी बात है, इंडिया में ऑलरेडी इतने चीनी पत्रकार काम करते हैं, हमने किसी को आज तक नहीं रोका, और तो और हमारे देश में इतने सारे विदेशी पत्रकार भी काम करते हैं, हम उन्हें भी नहीं रोकते। लेकिन भाई बात तो टेबल पर बराबरी की होगी ना, तो अगर वो हमारे साथ बढ़िया करेंगे हम भी उनके साथ बढ़िया कर लेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, हम उनके साथ बातचीत में हैं और प्रॉपर तरीके से बातचीत कर रहे हैं। इधर से चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन का भी कहना है कि हम लोग इंडिया जो भी कर रहा है हमारे साथ उसका हम प्रॉपर बदला लेंगे। तो ये अरिंदम बागची जी का बयान देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर बात ये है जी, अपन ने जो आपको बता दिया वो पूरी बात समझ में आ गई। उम्मीद है आपको हायरिंग एंड फायरिंग का काम भी समझ में आ गया। गलवान के बाद में ये हुआ है और इंडिया ने तब से ही, क्योंकि यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं ना जी, मैं आपको बताता हूँ, पत्रकार यहाँ आते हैं, आकर के इनका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि यहाँ के लोकल पत्रकारों के नाम पर कुछ लोगों को झांप लेना और चीनी प्रोपोगेंडा प्रसारित करना। जैसे आप देखते होंगे भारत के अंदर जो साम्यवाद है, असल में वो साम्यवाद, कम्युनिस्ट साम्यवाद शुरुआत कहाँ से हुई थी? रूस से हुई थी। लेकिन अब चीनियों ने अपना साम्यवाद, जिसे माओवाद के नाम से आप जानते हैं, उसके पांव भी धीरे धीरे इंडिया में पसार दिए थे। तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ ये है कि ये जो पत्रकारों के नाम पर वेशभूषा धारण करके लोग आते हैं, इसीलिए भारत पूरी तरह से ध्यान रखता है इनके ऊपर कि ये कोई प्रोपोगेंडा तो नहीं फैला रहे हैं, एनजीओ बन करके कोई वो तो तरीका नहीं फैला रहे हैं। ये तरीके होते हैं देश के अंदर वो करने के, ठीक है ना। तो भारत भी इनको लपेट करके बाहर निकालता रहा है। अब देखने की बात यह है कि चाइना उम्मीद करता है कि इंडिया इसका कोई सॉल्यूशन निकालेगा। इंडिया ने कहा बिल्कुल निकालेंगे, आओ साथ साथ बैठेंगे, बराबरी की बात करेंगे, तुम हमारे लिए वहाँ पर लोग खुलवा दो, हम तुम्हारे लिए यहाँ पर खुलवा देंगे। क्या चाइना हमारे साथ ही ऐसा कर रहा है? जी ना जी, ये अमेरिका वालों को भी नहीं छोड़ते। अमेरिका वालों को भी इन्होंने देखो यहाँ पे रोक लगा रखी है। ट्रंप ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पहले भी बवाल काट रखा है, ठीक है ना। आप इधर देख सकते हो यूएस खूब ज़्यादा इनको ट्रोल भी करता है। इधर देख सकते हो चाइनीज़ मीडिया कंपनी को अमेरिका वालों ने भी भगा रखा है। ऑस्ट्रेलिया की जर्नलिस्ट को भी इन लोगों ने रोक रखा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जर्नलिस्ट के साथ चीन में जो व्यवहार होता है ये तो दुनिया के सामने जग जाहिर है, ठीक है। उसके बाद भी लोगों को लगता है कि चीन ग्रेट कंट्री है। हमारे देश के कई राजनेता तो ये बोलते हैं कि साहब चीन में मिल जाएंगे। साहब फारूक अब्दुल्ला का बयान है कि साहब अगर इंडिया ने कश्मीर में शांति स्थापित नहीं की तो कश्मीरी लोग चीन में जा सकते हैं। अरे भाई साहब धन्य हैं आप लोग, गजब स्वतंत्रता है वहाँ। चलिए खैर कोई नहीं, पर राजनेता हैं, अपनी अपनी बातें रखते होंगे। फिलहाल के लिए आपकी क्या राय है वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए कि जो भी साथी मेरे साथ जुड़ करके फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं किसी भी तरीके का, यूपीएससी का, स्टेट पीएससी का, एसएससी का, जिसमें 4 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हैं, पूरे 1 साल के लिए सिलेबस कवर किया जाता है, जिसमें कि मैपिंग है, वर्ल्ड मैपिंग है, सब चीज़ें कराई जाती हैं प्रॉपर तरीके से, पॉलिटी का एनालिसिस है, इकोनॉमी है। तो उसका बैच ओपन हो चुका है भवानी के नाम से, ठीक है ना। भवानी बैच की कीमत 1999 रखी गई है। 4 सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाएंगे। जो नटराज बैच हमने थोड़े दिन पहले कवर किया था, इसके अंदर हमने राजस्थान प्रशासनिक परीक्षा के लिए 17 सब्जेक्ट शुरू करवाए थे 7500 रुपये में, उसके एडमिशन बंद हो चुके हैं। अब भवानी बैच है जिसमें 4 सब्जेक्ट मेरे द्वारा कराए जाएंगे। अगर आप इसमें से कोई सी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सभी कोर्सेज के लिए डेडिकेटेड बैच है, लाइव क्लासेज हैं, डिजिटल बोर्ड के थ्रू है, टेस्ट सीरीज़ है, कंटेंट पूरी तरह पीडीएफ के फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाता है। डेमो क्लास भी हमने अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर डाला हुआ है, और अपनी पाठशाला एप्लीकेशन एंड्रॉयड पर भी है, iOS पर भी है और विंडो पर भी है। आप जाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए हमारी टेक्निकल टीम को इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी पाठशाला ऐप आज ही जाकर डाउनलोड करिए और अपने साथियों के साथ जुड़ करके उसका बेहतरीन लाभ लीजिए। धन्यवाद।